डियर स्टूडेंट, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 12 है और आज के लेक्चर में हम पाथ ऑफ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेंगे। बच्चों, हम एक्चुअल में चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी को देख रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल यदि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में आता है या एंटी पैरेलल होता है तो उस कंडीशन में उसका जो पाथ होता था वो स्ट्रेट लाइन होता था। यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर आता है तो उसका जो ट्रेजेक्टरी होती है वो सर्कुलर पाथ होती है, यानी उसका जो मोशन होता है वो सर्कुलर मोशन होता है। और उस फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते थे या राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते थे। ठीक है, आज का जो बच्चों टॉपिक है वो पाथ ऑफ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को एंटर कराएंगे। वो चार्ज पार्टिकल जो है किसी एंगल पर एंटर करेगा, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि जो चार्ज पार्टिकल है इस बार ना तो पैरेलल है, ना ही एंटी पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है। ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एंगल पर होगा और उस कंडीशन में उसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होगी ये हमें आज स्टडी करना है। बच्चों, वीडियो के एंड तक आज मैं आप लोगों को लॉरेंज फोर्स के बारे में भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि लॉरेंज फोर्स का प्रयोग करते हुए हम किस तरह से वेलोसिटी सिलेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और वेलोसिटी सिलेक्टर होता क्या है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को कॉम्पिटिटिव लेवल का भी कराऊंगा जो कि जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप लोग बस कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये मेरे सामने मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि इस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट है, यानी ये लाइन मैंने सीधी सीधी बनाई है। लाइन शुड बी स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस टू ईच अदर, यानी एक तो समांतर होनी चाहिए, सीधी सीधी होनी चाहिए और एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पर बच्चों क्या होता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल एंटर करता है। चार्ज पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v है, ये v वेलोसिटी के साथ में एंटर कर रहा है। अब यदि आप देखेंगे तो ये जो चार्ज पार्टिकल है इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कुछ एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है या नहीं बना रहा है। ठीक है, तो आपको बच्चों एक कंसेप्ट आना चाहिए कि यदि कोई वेक्टर चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो फोर्स हो, एनीथिंग, यदि किस हॉरिजॉन्टल के साथ में किसी एंगल पर है, ठीक है, तो हमेशा उसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं। उसके दो कंपोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे, ये v है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों v cos थीटा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये कोई हमारे पास में ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैं क्या काम कर रहा हूँ, इस ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल के साथ में किसी एंगल पर मैंने पुल किया, ठीक है, विद द फोर्स ऑफ F। तो इस फोर्स के हमेशा दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट जिस पर एंगल बेस्ड रहेगा, जिस पर एंगल टिका रहता है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी ये हो गया F cos थीटा और सामने वाला हो गया F sin थीटा। ये रेजुलेशन ऑफ वेक्टर है। आप इसका लेक्चर आप DSC फिजिक्स रेजुलेशन ऑफ वेक्टर सर्च करके आप देख सकते हैं। तो बच्चों ये बात ध्यान रखना कि ये जो F sin थीटा F और ये F cos थीटा है, इन तीनों की डायरेक्शन कैसी है, एक ही डायरेक्शन में होंगे। यानी इन तीनों के जो वेक्टरों के जो हेड है, जो इनका मुंह है, वो एक ही डायरेक्शन में खुला रहेगा। देखिए यहाँ भी चेक कर लीजिए, ये V sin थीटा V और V cos थीटा, इन तीनों के हेड हैं, तीनों के जो मुँह हैं वो एक ही डायरेक्शन में ओपन है। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए कि ये बारिश हो रही है, ये बारिश हो रही है और बारिश जो प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है बादलों का, इसके साथ मान लो एंगल बना रही है थीटा और इसकी स्पीड है v, इस डायरेक्शन में हो रही है। तो अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। कोई भी चीज़ किसी एंगल पर है, इंक्लाइंड है, तो उसके हमेशा दो कंपोनेंट हो जाते हैं। तो इस v का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ये v cos थीटा
और एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा v साइन थीटा। बच्चों ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों जो वेक्टर के मुंह हैं, हेड, एक ही डायरेक्शन में ओपन होते हैं। अब ये जो v cos थीटा का मतलब है, v cos थीटा क्या है, जब बारिश आपके घर में तिरछी तिरछी होती है तो बारिश तिरछी होती है यानी कि नीचे भी गिरती है और आगे भी बढ़ती है, ध्यान से समझना। तो जो नीचे गिरने वाला कंपोनेंट है वो तो v साइन थीटा है, और बारिश को आगे बढ़ाने वाला कंपोनेंट है वो v cos थीटा है। यानी इस v के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, v cos थीटा और v साइन थीटा। मान लीजिए एक बच्चा है, इस प्लेन से, हॉरिजॉन्टल प्लेन से, मान लीजिए ये थीटा एंगल पर कोई फोर्स लगाता है F। इस फोर्स के भी दो कंपोनेंट हो सकते हैं। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिस पर एंगल टिका रहेगा वो हो जाएगा F cos थीटा, और ये सामने वाला हो जाता है बच्चों F sin थीटा। देख लीजिए तीनों के तीनों जो ओपनिंग है इन वेक्टरों की वो एक ही डायरेक्शन में है ना, तीनों आउटवर्ड हैं, इधर भी तीनों आउटवर्ड हो रहे थे। अब F sin थीटा और F cos थीटा, F cos थीटा का मतलब क्या है, ये जो ब्लॉक है वो आगे भी बढ़ेगा, और F sin थीटा की मतलब ये है कि ये ऊपर भी उठेगा। अगर हम बात करें प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ये मान लीजिए किसी चीज़ को आप थ्रो करते हैं v वेलोसिटी के साथ, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये v cos थीटा जिस पर एंगल टिका रहता है वो v cos थीटा, और सामने वाला हो गया आपका v sin थीटा। अब देखिए ये तीनों के तीनों जो एंगल हैं, तीनों के तीनों जो वेक्टर हैं, ये वाला v वेक्टर v sin थीटा और v cos थीटा, ये तीनों के तीनों एक ही डायरेक्शन में। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो जब बॉल को आप मान लो फेंकते हैं किसी एंगल पर, है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पर फेंकनी होती है जब हमें दूर भेजना है तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है यानी v cos थीटा वो तो बॉल को आगे बढ़ाएगा, और v sin थीटा बॉल को ऊपर उठाएगा। एक पोजीशन पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, जिसको हम मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, यहाँ पर इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बच्चों जीरो हो जाता है, यानी v sin थीटा जीरो हो जाता है। तभी तो एक बॉल जो है वो सर्टेन हाइट तक जाती है, उसके बाद फिर नीचे आना शुरू हो जाती है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट है। हालांकि हमें यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पढ़ना, हमें तो पाथ ऑफ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, जिसके लिए हमें 11th के कंसेप्ट यूज हुए थे, उन कंसेप्ट को मैंने आपको समझाया है। फिर से लेते हैं, मान लीजिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या हुआ कि एक चार्ज पार्टिकल आ रहा है और वो किसी एंगल पर आ रहा है, ठीक है, यानी v वेलोसिटी के साथ में आ रहा है। अब इसका एंगल देखिए, तो ये एंगल कुछ थीटा बना रहा है, ठीक है। अब ये जो थीटा बना रहा है इसका मतलब क्या है, जब ये चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा v cos थीटा और एक हो जाएगा v sin थीटा, ठीक है। अब आपको पता है कि जब ये चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो भाई ऑब्वियसली क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ में किसी एंगल पर है, तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एंगल पर है तो उसके दो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करोगे तो यानी एक कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, एक कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा। अब आप ध्यान से देखो इस चीज़ को कि जो v cos थीटा है वो पैरेलल है टू b, यानी कि v cos थीटा जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है। इसी प्रकार अगर आप बात करेंगे जो v sin थीटा है इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड b, ठीक है। b sin थीटा वाला कंपोनेंट है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब बच्चों यहाँ पर एक बात आपको ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि v cos थीटा, क्योंकि आपकी वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी तो v थी, तो ये v के साथ में एंटर मार रहा था, लेकिन अब होगा क्या कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ ये चार्ज पार्टिकल है, तो आपने ये पढ़ा है कि जब चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में हो तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, ठीक है। लेकिन अगर वो मूविंग कंडीशन में हो, मूविंग कंडीशन में होगा तो 100% उस पर फोर्स लगेगा। तो उसके लिए मैंने आपको लेक्चर नंबर 11 में पूरा डिटेल में मैंने समझा रखा है। तो होगा क्या बच्चों कि जब ये चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पर इस पर प्रवेश करना चाहेगा यानी एंटर करेगा, तो होगा क्या कि इसकी अगर वेलोसिटी के कंपोनेंट की आप एनालिसिस करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा इस डायरेक्शन में हो जाएगा और v sin थीटा ऊपर की ओर हो जाएगा, और तीनों के तीनों वेक्टरों की जो ओपनिंग है वो एक ही डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो v cos थीटा आपने एनालिसिस किया तो v cos थीटा तो भैया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में आ रहा है, और v sin थीटा जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ रहा है ना। तो अब बच्चों ये जो है कंबाइंड मोशन होगा, ये कंबाइंड मोशन वाली कंडीशन हो गई। कंबाइंड मोशन कैसे होगा कि भाई देखो v cos थीटा की वजह से, ध्यान से समझना, v cos थीटा की वजह से ये चार्ज पार्टिकल तो आगे बढ़ेगा,
क्योंकि v cos थीटा b के पैरेलल है, और जब कोई कंपोनेंट वेलोसिटी का पैरेलल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो हमेशा उस पर कोई फोर्स कार्य नहीं करती है और उसकी ट्रेजेक्टरी भी स्ट्रेट लाइन हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये v साइन थीटा जो है, यानी ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी का वेक्टर, तो हमेशा उस पर फोर्स लगती है और वो उसको सर्कुलर मोशन में मूव कराती है, यानी सर्कुलर पाथ में मूव कराती है। तो अगर हम नेट मोशन की बात करें, तो अगर हम इसकी बात करें नेट मोशन किस तरह से होगा, तो नेट मोशन जो होने वाला है वो एक तो होगा इसका हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस एक होगा इसका वर्टिकल मोशन। यानी इस बॉडी के अंदर दो मोशन होंगे, एक तो होगा हॉरिजॉन्टल मोशन और एक होगा वर्टिकल मोशन, है ना। अब ये बात समझिए कि हॉरिजॉन्टल मोशन किसकी वजह से हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है v cos थीटा की वजह से, और जो वर्टिकल मोशन होगा वो किसकी वजह से होगा, v sin थीटा की वजह से। यानी हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल मोशन यानी सीधे सीधे, यानी इस कंडीशन में ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन पास होगा, है ना, स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, यानी नो फोर्स की बात करेंगे। और यहाँ पे जब हम b sin थीटा वाले कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, है ना सर। ये ऐसा नहीं है कि v sin थीटा वाला ऐसे चला गया तो ऐसे ही चला जाएगा, भाई इसके भी रूल्स होते हैं, मैं दोबारा फिर से समझाऊंगा, इसके भी रूल्स होते हैं। मैंने बताया था राइट हैंड पाम रूल या लेफ्ट हैंड थंब रूल। तो सर्कुलर मोशन होगा, तो सर्कुलर मोशन की कंडीशन में क्या होगा, ये v sin थीटा वाला सर्कुलर ही मूव करेगा, है ना। तो ये किसकी वजह से कर रहा है, v sin थीटा की वजह से कर रहा है। तो अब जरा चेक करते हैं इसके मोशन की एनालिसिस करते हैं, एक्चुअल में इसका मोशन होगा कैसा। तो ये स्ट्रेट लाइन में भी होगा, सर्कुलर भी होगा, तो कुछ हेलिकल टाइप का होगा इसका मोशन। देखिए कैसे होगा। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में ये कोई चार्ज पार्टिकल आया किसी एंगल पर, तो अब क्या होगा कि ये स्ट्रेट लाइन में भी चलेगा, प्लस सर्कुलर पाथ पे भी चलेगा। अब ये देखिए जैसे ही इसने एंटर किया तो अब ये क्या करेगा, ये गोल गोल घूमेगा, और गोल गोल घूम के ये आगे की ओर बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे गोल गोल किसकी वजह से घूमा, ये गोल किसकी वजह से घूमा, ये घूमा है v sin थीटा की वजह से, क्योंकि v के साथ में ये आ रहा था। तो एक कंपोनेंट तो v cos थीटा हो गया, अभी मैंने बताया था इस डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट हो गया v sin थीटा। अब ये जरा चेक कीजिए, v sin थीटा की वजह से फोर्स लगेगी किधर, v sin थीटा की वजह से फोर्स लगेगी किधर। तो अब जरा देखिए, हमें सीधे हाथ की उंगलियों को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड पाम रूल को अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ये मैंने रखा, ठीक है। और अपने थंब को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी को रखने पे ये फोर्स कुछ अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है। और ऑलरेडी मैं आपको चेक करा चुका हूँ कि जब कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट वर्टिकल होता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो वो उसको सर्कुलर मोशन कराती है ना। ये लेक्चर नंबर 11 में मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो अब इतना आवश्यकता है नहीं बताने की। तो यहाँ पर क्या होगा, आप लेफ्ट हैंड रूल से भी चेक कर लीजिए, लेफ्ट हैंड थंब रूल से भी। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। और ये आपका हो गया ये हो गया करंट की डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव चार्ज मोशन की डायरेक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज किधर तुम्हारा मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज किधर है, पॉजिटिव चार्ज मुझे पता नहीं किधर है, पॉजिटिव चार्ज हो गया इधर की तरफ, ठीक है। तो अब ये क्या बताएगा तुम्हारा, ये थंब जो बताएगा वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। तो फोर्स की वजह से ये किधर आएगा, इधर की तरफ मूव आएगा, है ना, आएगा या नहीं आएगा। तो अब ये v cos थीटा हो गया, चार्ज पार्टिकल इधर है और एक वेलोसिटी वेक्टर इधर आ गया। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा, ये सर्कुलर पाथ में ये आपका घूमने लगेगा इस तरह से, और इसको हम बोलेंगे हेलिकल पाथ, और इस मोशन को बोलेंगे हेलिक्स या हेलिक्स मोशन, ठीक है। ये हो गया मोशन हेलिक्स मोशन। अब इसकी भी खुद की एक रेडियस होगी जिसको हम बोलेंगे r। तो अब अगर मैं बात करूं कि इसकी रेडियस कितनी हो गई, यानी रेडियस अगर मैं निकालूं इसकी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, तो आपको पता है ये होता है mb/qb, ये रेडियस निकलती है। लेकिन एक्चुअल में बात हो रही है कि जब ये घूम रहा है
तो किस कंपोनेंट की वजह से घूम रहा है, वेलोसिटी की, तो v साइन थीटा की वजह से, तो यहाँ रेडियस हो जाएगी mb साइन थीटा अपॉन qb। ठीक है, ये आपका रेडियस निकल के आ गया। अगर आपसे कोई पूछे टाइम पीरियड कितना होगा, तो टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो ये टाइम पीरियड हो गया। टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 2πr और स्पीड, क्योंकि सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है तो स्पीड तो उसकी v साइन थीटा ही है, v साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ r की वैल्यू लगा दीजिएगा mb साइन थीटा अपॉन qb। जरा इस r की वैल्यू लगाते हैं तो t इज इक्वल टू आएगा 2π, r की वैल्यू कितनी आ गई, mb साइन थीटा। ठीक है, r की वैल्यू mb साइन थीटा अपॉन qb लगा दिया मैंने, मल्टीप्लाई ये v साइन थीटा चल ही रहा है, तो यहाँ v साइन थीटा से ये v साइन थीटा कैंसिल आउट होगा, यानी t इज इक्वल टू निकल के आएगा 2π m अपॉन qb। ठीक है, ये तो टाइम पीरियड निकल के आ गया। अब बच्चों अगर मैं इसकी पिच निकालूं, पिच, ठीक है, तो पिच क्या होगा, पिच होता है कॉन्जिक्यूटिव ये हेलिक्स के बीच का डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस, ये और ये डिस्टेंस एक्चुअल में है कितना, ये कितना निकालूंगा, पिच है ना भाई। आपके सामने हेलिक्स जैसे स्प्रिंग है, ठीक है, तो एक स्प्रिंग से दूसरे कंसेक्यूटिव स्प्रिंग, मतलब एक टर्न से दूसरे टर्न तक का गैप है कितना, उसको हम क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे। यानी पिच जो हो गई वो दूरी हो गई है ना, और दूरी क्या होता है, चाल गुणा समय के बराबर, यानी स्पीड, यानी कि स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस ही तो है, ये पिच हॉरिजॉन्टल पिच की बात कर रहे हैं बेसिकली हम, तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल पिच। अब हॉरिजॉन्टल पिच कैसे निकलेगा, स्पीड कैसे निकाला है आपने, अब स्पीड कितना है, अब देखो हॉरिजॉन्टली जो मूव कर रहा है, क्योंकि पार्टिकल गोल भी घूम रहा है और सीधे भी बढ़ रहा है, गोल भी घूम रहा है और सीधे भी बढ़ रहा है, गोल भी घूमा और सीधे भी बढ़ा, है ना। गोल किसकी वजह से घूम रहा है, v साइन थीटा की वजह से, और आगे किसकी वजह से बढ़ रहा है, v कॉस थीटा की वजह से। अब हम क्या काम करेंगे कि यहाँ पे स्पीड, तो स्पीड हम जब आगे बढ़ने वाली लेंगे, यानी स्पीड हो गई आपकी v कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई टाइम। टाइम कितना निकाला है आपने, 2π m अपॉन qb, तो ये निकल के आता है आपकी पिच की वैल्यू 2π m अपॉन 2π m इंटू वी कॉस थीटा अपॉन qb। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसे। अब बच्चों हम लॉरेंज फोर्स की बात करते हैं। लॉरेंज फोर्स क्या चीज़ है, लॉरेंज फोर्स, तो लॉरेंज फोर्स बच्चों क्या होता है, अगर हम लॉरेंज फोर्स की बात करें तो लॉरेंज फोर्स बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला फोर्स होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल पर। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए इफ एनी रीजन देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट, अगर कहीं पर किसी भी भाग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, और यहाँ पे मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ पर है, तो इस चार्ज पार्टिकल पर एक हमेशा फोर्स लगेगी। ये कितना फोर्स होगा, Q इंटू ई, चाहे ये रेस्ट पर हो चाहे ये मूविंग कंडीशन पे हो, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू ई। और इस फोर्स की डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन की तरफ ही होती है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मान लिया जाए इफ एनी रीजन देयर इज मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, यदि किसी भाग में अगर मैग्नेटिक फील्ड उपस्थित है ना, मान लीजिए कि ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, सपोज दैट, ठीक है, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड मान लिया, तो इस पर ये चार्ज पार्टिकल अगर मूविंग है तो इस पर हमेशा एक फोर्स लगेगी। मान लीजिए चार्ज पार्टिकल इधर मूव नहीं कर रहा, चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है,
तो इस पर फोर्स जो लगेगी वो आप निकालने का तरीका होता था क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। और इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हम लेफ्ट हैंड थंब रूल से और राइट हैंड पाम रूल से निकाल लेते थे। तो ये फोर्स होता है तुम्हारा कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स। और बच्चों ये कौन सा फोर्स निकल के आया है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एफ ई इक्वल टू हो गया क्यू इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स हो गया क्यू बी बी साइन थीटा। अब बच्चों लॉरेंज फोर्स की बात करेंगे तो लॉरेंज फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है, जैसे मैंने अभी बताया था। तो कहीं पर किसी स्पेस में किसी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवेलेबल है और मैग्नेटिक फील्ड भी अवेलेबल है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उस चार्ज पार्टिकल पर किस टाइप का फोर्स लगेगा, है ना भाई। वो चार्ज पार्टिकल है। अब चार्ज पार्टिकल मान लीजिए रेस्ट पर है तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही वर्क करेगा। मान लीजिए वो मूविंग है, तो मूविंग चार्ज की कंडीशन में क्या होगा, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जो कॉम्बिनेशन होगा, यानी कंबाइंड इफेक्ट होगा, यानी दोनों ही फोर्स को अगर हम ऐड कर दें तो उस फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं उसे, लॉरेंज फोर्स। If any region there is electric and magnetic, both fields are present, कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो मान लीजिए कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये क्रॉस भी है, यानी ये इनसाइड फील्ड बना लिया मैंने, ये मैंने मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, ये मैंने मान लिया मैग्नेटिक फील्ड, और यहीं पर ही मैंने मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया, ये मेरा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ये हो गया ई। तो बच्चों यहाँ पे ये जो रीज़न है, अब ये आप यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि ये सर इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, कि यहाँ स्पेशली आप बोल दें कि ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। तो ऐसे फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूँगा, तो इस कंडीशन में मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल आता है और उसकी वेलोसिटी v है ना, क्योंकि मैं मूविंग चार्ज की बात करूँगा। मैग्नेटिक फील्ड में तो कोई मूविंग चार्ज पे अगर उसकी के पैरेलल आ रहा है तो कोई फोर्स नहीं लगता, है ना। लेकिन मैं एक जानबूझ के कुछ ऐसा केस लिया हूँ कि ये एक जनरल केस है, एक v वेलोसिटी के साथ में आ रहा है, तो उस कंडीशन पर जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल will be known as Lorentz force, and it is equal to sum of electric force and magnetic force। ये दोनों फोर्सों के सम के इक्वल होगा। चलो चेक करते हैं इसको। अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं तो जो नेट फोर्स होगा वो एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा प्लस मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगा, जिसको हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। क्या बोलेंगे हम, लॉरेंज फोर्स। तो इस लॉरेंज फोर्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना बताया मैंने आपको, Q इंटू ई, प्लस Fm कितना बताया मैंने, Q इंटू वी क्रॉस बी। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तो लॉरेंज फोर्स की जो वैल्यू निकल के आएगी, तो लॉरेंज फोर्स Q कॉमन ले लीजिएगा, तो बचेगा क्या, E प्लस वी क्रॉस बी, यही तो निकल के आएगा, E प्लस वी क्रॉस बी। आप इसको थोड़ा और अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, तो जो लॉरेंज फोर्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी Q इंटू ई प्लस बी बी साइन थीटा। ठीक है, ये है लॉरेंज फोर्स कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी,
और दोनों फोर्स के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। एक नया फोर्स आ गया जिसको हमने बोला लॉरेंज फोर्स, ठीक है। अब यहीं से आता है वेलोसिटी सेलेक्टर का कंसेप्ट। अब वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है बच्चों? लॉरेंज फोर्स तो हमने सीख लिया, अब हेडिंग लगा लीजिएगा वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर में बच्चों जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाना हुआ, मान लीजिए ये मैंने दो प्लेटें ले ली और एक प्लेट पहले मैंने मैग्नेटिक फील्ड सेट किया बढ़िया तरीके से, ये मैंने अच्छी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड सेट कर दिया और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन ऑफ पेपर के इनसाइड है, यानी प्लेन ऑफ बोर्ड के इनसाइड है, यानी ये भीतर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ भीतर की ओर मैंने मैग्नेटिक फील्ड को सेट किया हुआ है, ओके। और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, ये प्लेट है, इस प्लेट को मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया और ये दूसरी वाली जो प्लेट है सामने वाली, इसको मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक चार्ज पार्टिकल है उसको मैंने इस पर भेजा। तो पहले तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन समझो। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो अंदर की तरफ है बी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कैसे शुरू होती है? वो पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस साइड में होगी, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस साइड में होगी, ये नीचे की तरफ हो गया। ये हो गई आपके बच्चों ई की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस ई के परपेंडिकुलर है, थोड़ा जानबूझ के हमने सेट किया, ये एक स्पेशल केस भी हो गया है ना। और ये जो वेलोसिटी है इस चार्ज पार्टिकल की, ये भी इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और ये वाला वेक्टर जो है वी वेक्टर यानी इसका वेलोसिटी वेक्टर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। अब जरा फील कीजिए, जरा एनालिसिस कीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे है? इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है कुछ नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड जा रही है यानी अंदर की तरफ जा रही है, और जो वेलोसिटी का वेक्टर है वो इधर जा रहा है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और इलेक्ट्रिक फील्ड दिस साइड, तो ये परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। यानी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर। तो इमेजिन कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। और ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर, यानी वी ऐसे जा रहा है और बी अंदर की ओर है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर क्योंकि वी ऐसे जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है। तो यहाँ से भी टी बनना है और ऐसे भी टी बनना है, यानी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। यानी बी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड इस वेलोसिटी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, या ऐसा बोल लीजिए कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और वेलोसिटी ही इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी तीनों एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर कंडीशन में है। तो अब बच्चों क्या होगा यहाँ पर कि अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन गया अच्छा खासा, है ना, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नीचे की तरफ है। तो इस कंडीशन में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन गया, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जब ये चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा, तो जब ये चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो इस पर लॉरेंज फोर्स लगेगा, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ लॉरेंज फोर्स, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, है ना। मैंने क्या बोला? इस पर लॉरेंज फोर्स लगेगा। तो जो लॉरेंज फोर्स की वैल्यू होती है, तो वो जो लॉरेंज फोर्स होता है वो आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है Q इंटू ई, और ये होता है आपका Q इंटू वी क्रॉस बी। तो पहले इस लॉरेंज फोर्स की वैल्यू ही निकालते हैं, ठीक है। तो ये लॉरेंज फोर्स कितना हो गया? FL इज इक्वल टू हो गया Q इंटू ई प्लस Q, और ये हो गया आपका वी बी साइन थीटा, क्योंकि ए क्रॉस बी की वैल्यू होती है ए बी साइन थीटा। अब एक्चुअल में थीटा तो ऑलरेडी 90 पे सेट कर रखा है, क्योंकि थीटा है वी और बी के बीच का एंगल, और वी और बी के बीच का एंगल कितना है? 90। तो थीटा आपका 90 होने की वजह से यहाँ जो लगने वाला लॉरेंज फोर्स है वो कितना होगा? क्यू ई प्लस क्यू वी बी, ये आ गया टोटल लॉरेंज फोर्स इस कंडीशन में, ठीक है।
अब हम कुछ स्टडी करेंगे। वेलोसिटी सिलेक्टर को पढ़ने से पहले कुछ स्टडी करनी पड़ेगी। वेलोसिटी सिलेक्टर तो 2 मिनट का काम है, ठीक है, क्योंकि मुझे फील्ड ही सेट करना है, लेकिन कुछ केस समझ लीजिए आप। अब इसी में कुछ केस ऐसे हैं, इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर ग्रेटर देन हो जाता है मैग्नेटिक फोर्स की, ठीक है, ध्यान से समझना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाए, मतलब ग्रेटर देन हो जाए, तो इस कंडीशन में ये जो चार्ज पार्टिकल है वो किधर की तरफ मूव करेगा, इस Fe की तरफ मूव करेगा, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं ये कुछ ग्राफ बनाऊं, ये हो गया मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है और वेलोसिटी इसकी सीधे की तरफ थी, तो अब ये कुछ नीचे की ओर चला जाएगा, यानी कि अगर मैं बात करूं Fe कितना होता है, Q इंटू ई इज ग्रेटर देन Fb हो जाए, यानी ये हो गया QVB, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू तो QVB सेट है, इस Q से Q कैंसिल आउट होगा, तो ये जो E अपॉन B का जो रेशियो होगा वो लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा सॉरी V से, यानी V इज लेस देन E अपॉन B। इस पॉइंट को बड़ा ध्यान देना, इस कंडीशन में डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, ठीक है, ये डाउनवर्ड पैराबोला का ग्राफ है क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बी के, इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड वीक रह गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड की इतनी महत्वता नहीं है। जरा इसको देखते हैं, तो QE शुड बी ग्रेटर देन QVB, इस Q से ये Q कैंसिल आउट होगा, यानी E बाय B का जो रेशियो रहेगा वो B के बड़ा रहेगा, यानी V शुड बी लेस देन E बाय B, ठीक है, और ये डाउनवर्ड पैराबोला बन जाएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। अब ये केस नंबर 1 था। अब केस नंबर 2 की स्टडी करते हैं हम। अब जरा केस नंबर 2 की स्टडी करें। इफ ये केस नंबर 2 है, इफ FB इज ग्रेटर देन FE, इसका मतलब कौन डोमिनेट कर रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट कर रहा है, तभी तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, और जब मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फोर्स किधर की तरफ है, अब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन समझिए भाई, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगना चाहिए, ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर, और ये हो गया राइट हैंड थंब रूल, सॉरी राइट हैंड का पाम, तो फोर्स किधर की तरफ लगेगा, ऊपर की ओर, क्योंकि मेरी जो पाम है वो ऊपर की ओर खुल रही है, तो ये पहले वाले का केस हो गया। तो इस हिसाब से ये भैया दूसरी तरफ, यानी ये सेकंड वाला केस ले रहा हूँ, ये सेकंड वाला केस, इस कंडीशन में ये चार्ज पार्टिकल अब ऊपर की ओर जाने लग जाएगा, पहले नीचे की ओर जा रहा था। मैं एक ही डायग्राम पे समझा रहा हूँ, आराम से समझिए, इसका ग्राफ बना दिया है कि पहले की कंडीशन में चार्ज पार्टिकल नीचे चला जाता क्योंकि ये मोशन में है। अब ये मोशन में इस समय का मैंने एज्यूम किया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, आपने मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट वगैरह लगा के अच्छा खासा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग हो गया, तो मैग्नेटिक फोर्स डोमिनेट करेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स वीक हो जाएगा, यानी FB इज ग्रेटर देन FE, इसका मतलब हो गया कि QVB शुड बी ग्रेटर देन Q इंटू E, इस Q से ये Q कैंसिल आउट होगा, यानी V शुड बी ग्रेटर देन E बाई B, यानी E बाई B का जो रेशियो है हमेशा वो B से कम रहेगा, या ऐसा बोलिए कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी E बाई B से बड़ी रहेगी। इस कंडीशन में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा कि मान लीजिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है B, ठीक है, और ये आपका वेलोसिटी, सॉरी ये आपका हो गया ऊपर की ओर कौन सा लग रहा है, सॉरी ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है वो हो गया मैग्नेटिक फोर्स FB, और ये वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर सीधे आ रहा था, लेकिन अब ये कैसे मूव करने लग जाएगा, ऊपर की ओर लगने लग जाएगा। भाई ऐसा तो है नहीं कि इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना लगे, कुछ तो लगेगा। अगर सुनिए ध्यान से समझिए इस चीज़ को जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर इस पे बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा इस समय कि जब मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है तो ये ग्राफ ऊपर की ओर क्यों नहीं चला गया, सीधा सीधा ऊपर क्यों नहीं परपेंडिकुलर मूव कर गया, उसके पीछे बच्चों रीज़न ये है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन वाला फोर्स है, इसमें प्योर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा, इसमें प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस यूज हो रहे हैं। तो
कुछ तो वैल्यू रही होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तभी तो ये इसको ग्राफ को, ये ग्राफ टर्न हो जाता है, यानी ये अपवर्ड पैराबोला बन जाता है ना। स्ट्रेटली सीधा नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा घूम के जाएगा। अब इसका केस नंबर 3 देखते हैं हम। इसकी केस नंबर 3 में इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, अगर Fe की वैल्यू Fb के बराबर हो जाए तब क्या होगा? तो इफ Fe और Fb, अब देखो Fe किधर लग रहा है? नीचे की ओर, फोर्स नीचे की ओर है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नीचे की ओर है, और मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है? वो ऊपर की ओर लग रहा है। अब सीधी बात है यार, अब तो तुम इतना समझ गए हो कि एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही नीचे लगेगा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स है QE और वो है आपका QVB, Q से Q कैंसिल आउट हुआ। तो इस कंडीशन में जो V की वैल्यू रहती है वो कितनी आती है? E/B, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि इस कंडीशन में अब ना तो ये पार्टिकल ऊपर जाएगा और ना ही ये पार्टिकल नीचे जाएगा, ये बिल्कुल सीधे सीधे निकल जाएगा, अनडिफ्लेक्टेड होता हुआ बिल्कुल सीधे सीधे निकल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम वेलोसिटी सिलेक्टर, है ना। वेलोसिटी सिलेक्टर है क्या एक्चुअल में, कि हम यहाँ पर एक स्लिट लगा देंगे, यहाँ पर हमने स्लिट लगा दिया, ये स्लिट हो गई या कलेक्टर हो गया। ये क्या काम करेगा? चार्ज पार्टिकल को कलेक्ट करेगा, है ना, चार्ज पार्टिकल को इकट्ठा करके रखेगा। अब हमें जिस स्पीड का चार्ज पार्टिकल चाहिए तो हम क्या काम करेंगे, उसका E/B सेट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमें B चाहिए 1000 मीटर पर सेकेंड के, मान लो कोई हमें अल्फा पार्टिकल्स चाहिए या हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, या हमें प्रोटॉन चाहिए या ड्यूट्रॉन चाहिए, जो भी पार्टिकल है जिस पे चार्ज है वो हमें चाहिए 1000 मीटर पर सेकेंड से। तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में इन पार्टिकलों की स्पीड तो है नहीं है भाई। मान लीजिए कहीं बम्बार्डमेंट किया आपने, तो जो चार्ज पार्टिकल है वो काफ़ी तेज़ी से रैंडम मोशन कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, है ना, उनकी स्पीड बहुत तेज़ है, किसी की कम है किसी की ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी लूज़ हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन मुझे तो एक फिक्स वैल्यू चाहिए ना, कितनी? 1000 वाले पार्टिकल्स चाहिए जिनकी स्पीड 1000 मीटर पर सेकेंड है, यानी 1000 मीटर पर सेकेंड है। तो उसके लिए मैं क्या काम करूंगा? तो उसके लिए मैंने क्या काम किया, E और B का रेशियो सेट कर दिया कि मुझे पता है E नीचे की ओर है, ये नीचे की ओर है, और B आपका ऊपर की ओर है, अंदर की ओर है। तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, E और B का रेशियो मेरे हाथ में है सेट करना। तो E और B को सेट करके मैं क्या करूंगा, ये जो V होगा वो आपका किधर जाएगा? सीधे सीधे जाएगा। अब ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, सीधे यहाँ मैं कलेक्ट कर लूँगा इन पार्टिकलों को, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम वेलोसिटी सेलेक्टर। अब इसका एक क्वेश्चन कराता हूँ जो एक बार जेईई मेंस में पूछा गया था, एक अच्छा ही सवाल है, ज़्यादा टिपिकल तो है नहीं है। उन्होंने एक क्वेश्चन की थ्योरी बहुत बढ़ा दी थी, मैं आपको बताऊंगा वो थ्योरी क्या थी, और उसके बाद में बस डायग्राम बना दिया था, तो बच्चे उसमें बड़ा कंफ्यूज हो गए थे, है ना। तो मैं वो न्यूमेरिकल कराता हूँ आपको। ये न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में इसने ये पूछा है कि ये चार्ज पार्टिकल की स्ट्रीम जो है, ए स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल पोसेसिंग ए रेंज ऑफ स्पीड एंटर्स रीजन आई। अब यहाँ पर उसने क्या काम कर रखा है, मैं डायग्राम ही बनाता हूँ क्योंकि उसे डायग्राम से मतलब था। यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं और यहाँ उसने स्लिट दे रखी है, इसका नाम है S1, और यहाँ पर उसने ये दो प्लेट लगा रखी है कुछ इस टाइप से। ये जो प्लेट है वो है पॉजिटिव और ये जो नीचे वाली प्लेट है वो है नेगेटिव। और यहाँ पर क्या है, एक आपके सामने बस उसने यहाँ एक स्लिट लगा रखी है, इसको मैंने बोल दिया S2। ये स्लिट हो गई आपकी S2, और यहाँ पर चाहिए ये जो पार्टिकल निकल रहे हैं उनकी स्पीड दे रखी है उसने 1000 मीटर पर सेकेंड। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब कॉमन सी बात है ये नीचे की तरफ होगा, ठीक है।
अब आपसे ये पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है उसने 100 वोल्ट पर मीटर, और इसकी जो स्पीड है चार्ज पार्टिकल की 1000 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो आपको इस डायग्राम को देखते हुए आपको ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, बस बी पूछा है आपसे। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको बोल के पढ़ के सुना देता हूँ। ए स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल possessing ए रेंज ऑफ स्पीड्स एंटर्स रीजन फर्स्ट आफ्टर पासिंग थ्रू ए स्लिट S1. In region first there exists crossed electric and magnetic field. The electric field has magnitude 100 volt per meter and B12 particles emerging from slit S2 into region second to have a fixed velocity of 1000 meter per second. What should be the value of uniform magnetic field? अब बच्चों यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ये हमसे पूछा है। अब यही डायग्राम उसने बना रखा है, उसने ये बोल रखा है कि क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब आपको सीधी बात पता है, आपको कंसेप्ट बताना चाहिए कि ये जो पार्टिकल अगर आ रहा है, आपको सोचना है कि ये जो पार्टिकल आ रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसने इलेक्ट्रॉन दे रखा है। ठीक है, मत घबराइए। अब ये पार्टिकल जो है, चार्ज पार्टिकल जो है, जब स्लिट S1 से प्रवेश करेगा, यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा, सीधी बात है। तभी तो ये अनडेविएट होके जा रहा है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड की ही इंटेंसिटी पूछ रहा है। तो मुझे पता है V पता है मुझे पार्टिकलों का, मुझे E पता है, तो आप एज्यूम कर लीजिए जो चीज़ हिडन है न्यूमेरिकल में वो क्रॉस अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों वो इनसाइड है। अब ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से ये बी अंदर की तरफ हो गया, तो ये क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गया। देखो ये ई हो गया नीचे की ओर, ये बी हो गया उसके परपेंडिकुलर, वेलोसिटी हो गया ये भी दोनों के परपेंडिकुलर। बस सिंपल सा फंडा है कि V इज इक्वल टू ई बाई बी, क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, बिल्कुल सीधे सीधे प्रवेश कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, B निकालने के लिए ये कर देंगे E अपॉन V। यहाँ से जो B की वैल्यू आएगी, E कितना है आपका 100 और V कितना है आपका 1000, ये आपका आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10, इसका मतलब आ गया 0.1 टेस्ला। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बच्चों आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि लॉरेंज फोर्स, वेलोसिटी सिलेक्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग मेहनत करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।